हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई केस स्टडी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम केस स्टडी पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, केस स्टडी क्या है? सपोज यू आर एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आता एक पब्लिक वर्क के लिए काम कर रहा है, ऐसा डिपार्टमेंट है। उसमें आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अंडर योर डिवीजन वन चीफ आर्किटेक्ट। आपके डिवीजन के अंदर एक उसी डिपार्टमेंट में क्या है, एक चीफ आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। चीफ आर्किटेक्ट है मतलब चीफ मतलब मेन, जो मुख्य सबसे पहले भूमिका में मुख्य आर्किटेक्ट आपके डिवीजन में काम करे और वो 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, वो बहुत सीनियर है, 6 महीने में अब रिटायर होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो 50-60s की एज में है। ठीक है, अब वो क्या है, एक प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। उस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, इंथुजियाज्म के साथ में काम कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल रहा, अगर प्रोजेक्ट सफल हो गया, तो इसकी वजह से उनकी रेपुटेशन जो है चीफ आर्किटेक्ट की बहुत बढ़ने वाली है और लाइफ टाइम के लिए उनका कंट्रीब्यूशन लोगों को याद रहने वाला है। ठीक है, इतना समझ लिया। अब ऐसे में इस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं एज ए चीफ आर्किटेक्ट के तौर पे। पर ऐसे में एक न्यूली ट्रेंड, ये मैनचेस्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ के, ये मैनचेस्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पे, तो यूके में, वहाँ से पढ़ के आई हुई नई ट्रेंड सीमा, ये सीमा है, ये आई है और ये यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट के अंडर सीनियर आर्किटेक्ट के तौर पे ज्वाइन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेन काम करने वाले हैं वो चीफ आर्किटेक्ट है। ठीक है, और उनके अंडर में ये सीमा एज ए सीनियर आर्किटेक्ट अब ज्वाइन हुई है। ठीक है, और उनको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, उनका करियर ट्रैक भी सही रहा है। ठीक है, अब आप क्या हो, एडीजी, तो एडीजी के तौर पे आप उनको ब्रीफ करते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन प्रोजेक्ट पे ये चीफ आर्किटेक्ट सर ये काम कर रहे हैं और अब इन प्रोजेक्ट पे आपको भी काम करना है। ठीक है, तो ऐसे में वो सीमा सजेशन कुछ देती है ना, प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, तो आपके भी कोई वैल्यूबल सजेशन हो तो आप दीजिए, तो उस तौर पे कि प्रोजेक्ट पे काम कर सके। तो सीमा ने क्या हुआ कि सीमा ने कुछ सजेशन दिए और वो सजेशन बहुत अच्छे थे। सजेशन कैसे थे? बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट में क्या हो, वैल्यू एडिशन होना था। प्रोजेक्ट में वैल्यू एडिशन होना था, प्रोजेक्ट की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली थी यहाँ पे। ठीक है, और कंप्लीशन टाइम भी कम होने वाला था। मतलब प्रोजेक्ट सपोज पहले 6 महीने में कंप्लीट हो रहा था, तो अब सीमा के ये सजेशन की वजह से वो 4 महीने में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये सब होने वाला था। अब ये सब सीमा के जो सजेशन रहे उसकी वजह से चीफ आर्किटेक्ट है वो इनसिक्योर हो गए। वो इनसिक्योर इतने हो गए, उनको लगा कि वो एकदम कॉन्स्टेंटली वरीड, मतलब चिंता में रहने लगे। उनको लगा कि ये सीमा की वजह से सारा का सारा क्रेडिट है उसको मिल जाएगा, उसने सजेशन दिया तो उसको सारा का सारा क्रेडिट मिल जाएगा और मैं जो इतने टाइम से काम कर रहा हूँ तो मेरी तो कोई कदर ही नहीं करेंगे, ऐसा उनको लग रहा है कि चीफ आर्किटेक्ट को। ठीक है, तो उसकी वजह से अब चीफ आर्किटेक्ट क्या करे, तो पेसिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स हर, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं छोटी छोटी बातों पे। कुछ भी होता है तो सीमा के प्रति गुस्सा, अग्रेसिव बिहेवियर वो दिखाने की कोशिश करते हैं और डिसरिस्पेक्टफुल, उसके आत्मसम्मान के अगेंस्ट में, उनको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दे। किनकी? तो सीमा की। कौन? ये चीफ आर्किटेक्ट। ठीक है, तो चीफ आर्किटेक्ट का यहाँ पे बिहेवियर कैसा हो जाता है, पेसिव एंड एग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। ये सब सीमा सह नहीं पाती, उसको एम्ब्रेसिंग लगता है। ठीक है, और उसको ये इसका रीजन भी है कि कंटिन्यूअली वो जो चीफ आर्किटेक्ट है वो ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। ठीक है, सीमा को, इसकी वजह से उसको वो एम्ब्रेसिंग फील होता है। छोटी छोटी बातें होती है तो भी सीमा के कलीग्स होते हैं, कलीग सहकर्मी जो साथ में काम करने वाले, उनके सामने कुछ भी छोटी छोटी बातों पे भी उनको करेक्ट करने, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे सीमा को। और जब भी सीमा के साथ में ये चीफ आर्किटेक्ट बात कर रहे हैं तो क्या है, आवाज एकदम ज्यादा जोर से करने लगेंगे, आवाज अपनी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीमा को वो कंटिन्यूसली हैरेसमेंट कर रहे हैं। अब ये हैरेसमेंट की वजह से सीमा को क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कि हर बात में वो इंप्रूव करना, उनको करेक्ट करना, अपना वॉइस बढ़ाना, ठीक है, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाना, एम्प्रेस करना, इसकी वजह से सीमा खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है, उसका आत्मविश्वास होता है, वो आत्मविश्वास कम होता है, सेल्फ एस्टीम को उसके धक्का पहुंचता है। ठीक है, किसके? सीमा को। और इसकी वजह से सीमा कंटिन्यूसली टेंस और एंग्शियस रहती है, उसको चिंता होने लगती है, वो टेंशन में आ जाती है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गई यहाँ पे, उसका इमोशनली वो अब वीक पड़ने लगी है। ठीक है, अब आप एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, आपको पता है कि सीमा का कंट्रीब्यूशन आपकी कंपनी में क्या है। ठीक है, आपका उसका ये आपके कंपनी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है
और अब इन दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन चल रही है ना, उनके बीच में ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो इसकी वजह से क्या है कि सीमा जो कंट्रीब्यूशन कर रही थी अब उनका कंट्रीब्यूशन कम होगा, तो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइम में कंप्लीट होना था वो भी नहीं होगा, या वैल्यू एडिशन जो सीमा दे रही थी वो भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से दूसरा ये भी हो रहा है कि जो ये सीए चीफ आर्किटेक्ट जो लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं इस कंपनी में, लॉन्ग टाइम से है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, वो सीनियर पोजीशन पे, चीफ आर्किटेक्ट की पोजीशन पे है, ठीक है, और सीमा तो जबकि सिर्फ सीनियर पोजीशन पे है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि सीमा कंटिन्यूसली हैरेसमेंट की वजह से, इन सब की वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस तो लॉस कर जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से उसका इमोशनल वेलबींग भी अफेक्ट होता है, ये आपको पता है एज ए एडीजी, ठीक है। और अब तो क्या हुआ है कि सीमा के साथ में काम करने वाले उनके पीयर से आपको ये भी पता चला है कि ये सब सिचुएशन अब सीमा टॉलरेट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो रिजाइन करने का सोच रही है, ठीक है, वो कंपनी से अपना रिजाइनेशन वो देने वाली है, कंपनी से रिजाइन करने वाली है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन हो गई है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एकदम एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, अब आपके सामने एथिकल डायलेमा वाली सिचुएशन आ गई, आपको अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट टाइम पे करवाना है, आपको वैल्यू एडिशन भी, सीमा का कंट्रीब्यूशन भी आपको पता है कि चाहिए वहाँ पे। अब वो चीफ आर्किटेक्ट काम कर रहा है, वो फालतू में अननेसेसरी वहाँ पे उनको लग रहा है कि सीमा को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिलेगी, तो फालतू में नहीं ज़रूरत होती, नाहक के वो है ना ह्यूमिलेट करते रहते सीमा को, तो इस तरह की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो इसमें आपको एथिकल इश्यूज क्या है वो सबसे पहले निकालने हैं। ऑप्शंस आपके पास में क्या है कि जिसकी वजह से आपका ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट हो, और दूसरा क्या है कि सीमा भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहे, ठीक है। तीसरा कि योर रिस्पॉन्स टू सीमा's प्रेडिकामेंट, सीमा की जो मुश्किल से है ना, सीमा जो मुश्किल अनुभव वो कर रही है अभी, है ना, उनको तकलीफ पड़ रही है, तो उसमें आपका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, आप सीमा को कैसे आप कंसोल करोगे उस टाइम में, और ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना हो, कोई और एम्प्लॉय के साथ में कोई और ना करे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए कि एथिकल इश्यूज, ऑप्शंस, आपका रिस्पॉन्स और मेजर्स टू प्रिवेंट सच इश्यूज, ठीक है। तो इस तरह का पूरा केस स्टडी यहाँ पे हमने सबसे पहले समझा। आपको केस स्टडी मोटा मोटा समझ आ गई होगी, मैं एक बार फिर से ऐसा हो तो बोल देता हूँ कि आप एडीजी हो, ठीक है, आपके चीफ आर्किटेक्ट 6 महीने में वो रिजाइन कर, वो मतलब रिटायर होने वाले, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करे, अब सीमा नई जो ट्रेंड होकर आई है उसने कुछ सजेशन दिए, वो वैल्यू एडिशन का काम करे, और उसकी वजह से प्रोजेक्ट भी काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे इस चीज़ की वजह से वो चीफ आर्किटेक्ट इनसिक्योर हो जाते, उसकी वजह से अग्रेसिव बिहेवियर और डिसरिस्पेक्ट हो जाते हैं सीमा की तरफ, तो सीमा को ये एम्ब्रेस लग रहा है, वो ह्यूमिलिएट करते रहते बार बार, और उसके कलीग के सामने भी करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब भी सीमा के साथ में बात करते हैं उसका वॉइस से वो एकदम रेज कर देते हैं, ये कंटिन्यूस हैरेसमेंट की वजह से सीमा अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर देती, ठीक है, और टेंस और स्ट्रेस हो जाती है। और ये चीफ आर्किटेक्ट उनका लॉन्ग टेन्योर है, वास्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए सीमा को ये फील होता है कि वो उनके अंडर में काम भी नहीं कर पाएगी, जबकि आपको ये पता है कि उसका आउटस्टैंडिंग एकेडमिक करियर रहा है, करियर रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, सीमा इज़ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, अपने एकेडमिक के दौरान भी रही है, और पास्ट अपनी जहाँ जहाँ कंपनी में काम किया उसने वहाँ पे भी वो सही रही है, ठीक है। तो अब ये सब प्रॉब्लम की वजह से उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, उसके इमोशनल वेलबींग को भी अफेक्ट करेगा, और इसकी वजह से वो रिजाइन करने का भी सोच रही है। ये पूरी सिचुएशन है, हमने ये समझ लिया, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है इस केस स्टडी में कि यहाँ पे कौन कौन स्टेक होल्डर कौन है, हितधारक सबसे पहले यहाँ पे कौन है। तो हितधारक हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आप एक तो है कि यू एज एडीजी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आप काम करें, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आप है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने देख लिया। फिर कौन है यहाँ पे, तो चीफ आर्किटेक्ट है, मैं यहाँ से अलग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, ठीक है, और आपको मेन जो कंटेंट है वो सही से दिखना चाहिए, इसलिए आज हम सिर्फ स्टेक होल्डर ऐसे में आपको करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ आर्किटेक्ट है। फिर कौन है, तो यहाँ पे सीमा है जो नई ज्वाइन हो के आई है, ठीक है, सीमा है। फिर कौन है यहाँ पे, कोई यहाँ पे दिख रहा है, यस, कौन है यहाँ पे, और तो पीयर्स, उसके पीयर्स और साथ में सबऑर्डिनेट काम करे वो लोग हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन है एक, तो हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है पर इनडायरेक्टली ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन सब इश्यू की वजह से अल्टीमेटली अफेक्ट कौन हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, अफेक्ट, तो प्रोजेक्ट को इफेक्ट हो रही है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये सब कौन है यहाँ पे, ये सब स्टेक होल्डर है, ठीक है। अब
एथिकल इश्यूज इस केस स्टडी में क्या है, तो सबसे पहले एथिकल इश्यूज लिखने से पहले हम ये समझेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऐसे करेंगे कि ये केस स्टडी क्या कहना चाहती है। तो ये केस स्टडी एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट के बारे में है, ठीक है, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट के बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू की कमी कहीं ना कहीं लग रही है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई वैल्यू होते कि साथ में मिलकर सबको काम करना, टीम स्पिरिट से काम करना, कोलेब्रेशन के साथ में काम करना, एक दूसरे को हेल्प करना, कलीग के साथ में कॉलेजियलिटी रखना, ठीक है, लॉयल्टी टू अवर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए, आपके काम के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, आपके काम के प्रति सत्यनिष्ठा मतलब इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, टाइम के अंदर वो कंप्लीट प्रोजेक्ट भी करना है, ठीक है, तो उसके प्रति आपका डेडिकेशन भी होना चाहिए। तो ये सब मूल्य आपके अंदर होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, चीफ आर्किटेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, और वो क्या है, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट या तो वर्क कल्चर ये क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिक वर्क कल्चर क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीमा भी बैडली अफेक्ट हो रही है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम केस स्टडी का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। अब एथिकल इश्यूज हमें निकालने, एथिकल इश्यूज क्या है यहाँ पे, तो वर्क प्लेस में हेरेसमेंट एंड बुली, यहाँ पे कौन, ये चीफ आर्किटेक्ट है, वो किसको बुली कर रहे हैं, तो सीमा को। हमने देखा ना, एग्रेसिव बिहेवियर, डिसरिस्पेक्टफुल, एम्ब्रेसिंग, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं सबके सामने, तो ये सब, तो ये क्या है, वर्क प्लेस पर जो काम कर रहे हैं, काम पे हेरेसमेंट की बात आ रही है, ठीक है, अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमन की डिग्निटी के अगेंस्ट में, उसके डिसरिस्पेक्टफुल उसके लिए हो रहा है, ठीक है, तो और उसको बुली किया जा रहा है। तो इस तरह का ये हम एक एथिकल इशू देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है, वो चीफ आर्किटेक्ट की पोजीशन पे, और सीमा क्या है, सीनियर आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो ये उनके ऊपर है। तो ये एक तो यहाँ पे अब रिटायर होने वाले, तो लॉन्ग टेन्योर है उनका, काम का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो अपनी पोजीशन का वो मिसयूज कर रहे हैं, तो मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे उनको लग रहा है कि सीमा को क्या है, ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा, सीमा की ज़्यादा कदर होगी और मुझे कोई जानेगा नहीं, उनको ऐसा लग रहा है। तो ये अनफेयर कंपटीशन है। कैसी कंपटीशन है यहाँ पे, अनफेयर कंपटीशन है। यहाँ पे कोई ऐसी आपको किसी के साथ में कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। आपको अल्टीमेटली क्या है कि आपको जिस चीज़ की सैलरी मिल रही है, आपको पब्लिक वर्क के लिए सैलरी मिल रही है, आपको अपना काम करना है, वो सबके साथ में मिलकर भी करना चाहिए, क्योंकि आपका अल्टीमेटली एथिक्स एंड मॉरल ड्यूटी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट हो, प्रोजेक्ट का बेस्ट हो, प्रोजेक्ट कम टाइम में भी कंप्लीट हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, जिसका भी हो, वैल्यूज एंड मनी वगैरह सब रिसोर्सेज वगैरह बचे, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो पाए। तो ऐसे में आपको काम करना चाहिए, पर यहाँ पे उसके अगेंस्ट में हो रहा है, तो एब्यूज ऑफ पावर का हो रहा है, ठीक है। अनफेयर कंपटीशन और टीम स्पिरिट का अभाव देखने को मिल रहा है, लेक ऑफ टीम स्पिरिट। यहाँ पे टीम में काम करने के लिए यहाँ पे कोई काम करने के लायक नहीं है ऐसे, क्योंकि चीफ आर्किटेक्ट और सीमा अंदर लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। सीमा यहाँ पे नहीं है, वो डर रही है, पर चीफ आर्किटेक्ट उसको एब्यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन, तो टीम स्पिरिट का यहाँ पे लेकिंग देखने को मिलता है। फिर लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड इंटीग्रिटी। आप प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर होने चाहिए। आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपको पर्सनल आपकी चीज़ें अलग रहनी चाहिए। आपको क्रेडिट के पीछे, आपको कदर के पीछे नहीं भागना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी कदर करें, है ना। तो इस तरह के कदर के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको मेन प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है। लेक ऑफ इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा, जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो और वही आप करते हो, और वो भी कैसे, एथिकल प्रिंसिपल मतलब नैतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। आपकी सोच भी नैतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग हो, आपका बोलना भी नैतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और आप जो करते हो वो भी नैतिक सिद्धांत। पर यहाँ पे आप नैतिक सिद्धांत है उनके अगेंस्ट में काम करो, चीफ आर्किटेक्ट, ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट नैतिक सिद्धांत के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये गलत है, इसलिए इंटीग्रिटी का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड इंटीग्रिटी, एम्प्लॉय वेलबींग। अब इन सब की वजह से सीमा क्या कर रही है, यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो रहा है, सेल्फ एस्टीम पे अफेक्ट हो रहा है, वो टेंस ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस में आ रही है, ठीक है, एंग्शियस हो रही है, उसका कंटिन्यूसली हरेसमेंट हो रहा है, उसके डिग्निटी के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका इमोशनल वेलबींग है वो अफेक्ट हो रहा है, मानसिक तौर पे उसको तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो अगेंस्ट द इमोशनल वेलबींग ऑफ द सीमा, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज। अब इन सब की वजह से जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है, किसका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, तो कि सीमा का वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है, जो प्रोजेक्ट को मिलना चाहिए था, ऑलरेडी उसने आते ही कुछ सजेशन दे दिए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइम पे भी कंप्लीट होगा, कम टाइम में कंप्लीट होने वाला है, और वैल्यू एडिशन। अब सीमा अगर इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेगी, रेजिग्नेशन करके चली जाएगी, रिजाइन करके, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी है ना, उत्पादन जो क्षमता होती है, उत्पादन क्षमता उसकी वजह से कम होगी, तो प्रोडक्टिविटी कम होने वाली है, और इसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्रोमाइज होगा। एथिकल ऑब्लिगेशन टू इंटरवीन। अब आप एडीजी हो, कौन हो आप, एडीजी इस डिपार्टमेंट के, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। अब आपकी ड्यूटी बनता है कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम पे करवाना है, और आपके एम्प्लॉय का क्या है,
वेल बीइंग रहे, एम्प्लॉय मेंटली उसको कोई हैरेस न कर पाए। तो इसकी वजह से आपका क्या ये एथिकल ऑब्लिगेशन रहता है, एथिकल ड्यूटी, तो इन सिचुएशन में आपको इंटरवेन करके इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करवाना। ठीक है, तो इस तरह का भी आपके सामने एक क्या आएगा, एथिकल इश्यू आएगा। और लॉस ऑफ टैलेंट, अब आप इस तरह से एक इंपॉर्टेंट जो न्यू ट्रेंड है नेसेसिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ के आइए, उनका करियर रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रहा है, ऐसी जो टैलेंट वाली है सीमा, अगर वो रिजाइन करके चली जाएगी आपके इन वो अंदर इन क्वारल की वजह से, है ना, इन फाइटिंग की वजह से, तो ये आपके लिए एक टैलेंट का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऐसे एथिकल इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सिचुएशन में आपके सामने क्या ऑप्शन रहते हैं एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल, आप इन सिचुएशन में क्या करोगे? तो ऑप्शंस विथ मी, पहले तो मुझे क्या दो चीज़ों के लिए यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है। एक तो सबसे पहले कि ये प्रोजेक्ट है जो टाइम पे एक तो कंप्लीट हो, और दूसरा सीमा जो रिजाइन करके जा रही है तो वो रिजाइन ना करके जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ये हम समझे। अब आप सोचो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे यू आर द सुपीरियर पोस्ट, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ, और चीफ आर्किटेक्ट आपके डिवीजन के अंदर नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में उनको भी समझाना चाहिए, सीमा को भी तकलीफ, इमोशनल वेलबींग अफेक्ट हो रही है तो उसको भी काउंसिल करना है, उसको भी रोकना है, तो उसको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो चीफ आर्किटेक्ट इस तरह जो एक्शन वो हरकतें कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर टूवर्ड द सीमा, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो उनको भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी ना, जहाँ पे हार्मोनियस एनवायरनमेंट हो, टॉक्सिक वर्क कल्चर ना हो, सब साथ में मिलकर काम करे, कोलेबरेशन से, टीम स्पिरिट से काम करे, किसी का इमोशनली वो अफेक्ट ना हो, किसी वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट में ना जाए, इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं फ्रेंड, क्या ले सकते हैं? तो सबसे पहले इमीडिएट इंटरवेंशन, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें इंटरवेन करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बीच में आना पड़ेगा यहाँ पे, और किनको, चीफ आर्किटेक्ट को समझाना पड़ेगा कि ये जो आप बिहेवियर आपका है, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सीमा के लिए, उसके इमोशनल वेलबींग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरह से आपको इमीडिएट एक इंटरवेन करना पड़ेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट सीमा और चीफ आर्किटेक्ट उन दोनों के बीच में चल रहा है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप क्या मीडिएशन का काम कर सकते हो, मध्यस्थता करवा सकते हो। आप सीमा और चीफ आर्किटेक्ट दोनों को कहीं पे बिठा के उनके बीच में संवाद करवा सकते हो। आप दोनों को समझा सकते हो ये चीज कि एक आपकी इस लड़ाई की वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आपकी लड़ाई की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू होनी चाहिए किसी भी संस्था की, वो वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और ये और भी एम्प्लॉयज ये देखेंगे ये चीजें, तो उनको भी वो गलत ट्रेंड सेट होगा। ठीक है, उसकी वजह से प्रोजेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आपको साथ में मिलकर कोलेबरेशन के साथ में काम करना पड़ेगा। ये आपको उनको समझाना है दोनों को, और दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस तरह का भी एक ऑप्शन हो सकता है। फिर काउंसलिंग टू सीमा, मैं इस सिचुएशन में कि सीमा को काउंसलिंग करूंगा। क्यों सीमा को काउंसलिंग करना जरूरी है? कि उसने अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया, उसका सेल्फ एस्टीम है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली उसको हरेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड, है ना, तो इसकी वजह से वो अपना जो वो रिजाइन देने वाली है, तो उस ऐसी सिचुएशन में उसको काउंसिल करना जरूरी है, ताकि सीमा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। उसको पब्लिक के सामने उसको प्रेज करना है कि सीमा इज अ ब्रिलियंट गर्ल। ठीक है, और सीनियर आर्किटेक्ट के तौर पे वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत वैल्यूएबल रहा है। ये आपको सबके सामने बोलना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप में अंदर जो कॉन्फिडेंस लॉस कर गई थी वो कॉन्फिडेंस फील करे। ठीक है, वो खुद समझे कि हाँ मेरा वैल्यू इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस प्रोजेक्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसको पब्लिकली प्रेज करना पड़ेगा। अवेयर अबाउट हर कंट्रीब्यूशन, लोगों को अवेयर करो कि सीमा का कंट्रीब्यूशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहा है, ताकि सीमा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाए ना। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, बाकी सब जो भी कल वहां पे काम करे आपके डिपार्टमेंट के अंदर, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग हम वर्कशॉप करें अलग अलग, उनको एथिक्स सिखाए, उसको प्रोफेशनल ड्यूटी सबको सिखाए, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सिखाए, उनको सबको सिखाए कि साथ में कैसे काम किया जाता है, साथ में कैसे काम किया जाता है, ये सब कुछ सिखाया जाए उनको, है ना। फिर रीइंफोर्स रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, सबको ये भी बोला जाए और एक जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो रीइंफोर्स किया जाए।
रिपोर्टिंग मैकेनिज्म मतलब क्या कि ऐसा आपके साथ में कुछ भी हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ में हो रही है, तो आप उसके लिए कहाँ जाओगे, क्या करोगे, रिपोर्ट कैसे करोगे इसको, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है आप रिपोर्ट कैसे करोगे आपकी जो कंप्लेन है उसको, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा री किया जाए और सबको उसके प्रति अवेयर किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट भी हमारा सीमा अंदर रहेगी, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट टाइम पे होगा और सीमा है वो रिजाइन देके भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन मेरे पास हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ लिया। और भी इसमें बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी आप अपने हिसाब से वो लिख सकते हो। ठीक है, ये है एक आइडियल वे है, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से हमारा अल्टीमेटली पर्पज क्या है हमारा कि केस स्टडी को हमें समझना, बेस्ट वे में हम कैसे कर सकते हैं केस स्टडी को, ये तो बेस्ट वे में हमें इस केस स्टडी को समझना है। ठीक है, माई रिस्पॉन्स टू सीमास प्रेडिकामेंट, मतलब प्रेडिकामेंट मतलब जो मुश्किल सिचुएशन सीमा के सामने आई। मुश्किल सिचुएशन कैसी, तो कि चीफ आर्किटेक्ट उसको कंटिन्यूसली हरेस कर रही थी, ऐसी सिचुएशन आई, तो वहां पे पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं क्या करूंगा, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा सीमा को। ठीक है, यहां पे अलग अलग हमने ऑप्शन दिखे, बराबर ऑप्शन दिखे हमने, वो सही है, पर अब मेरा इस सिचुएशन में रिस्पॉन्स क्या, आइडियल क्या होना चाहिए, आइडियल रिस्पॉन्स यहां पे क्या होना चाहिए, तो मेरी एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति सीमा के प्रति, क्योंकि वो इमोशनली बहुत, उसके इमोशनल वेलबींग पे बहुत अफेक्ट हुआ है, उसको साइकोलॉजिकल, उसको मानसिक बहुत तकलीफ भी हुई है। ठीक है, तो मेरा एम्पैथी सीमा के प्रति रहना चाहिए वहां पे। डीसीजी सपोर्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, मैं सीमा को यह बोलूंगा कि जो भी आप एक्शन लो, जो भी आपको एक्शन लेना हो, उसमें ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा का पूरा सहयोग रहेगा इस सिचुएशन में। मैं ये हाईलाइट करूंगा कि आपका कंट्रीब्यूशन, सीमा का कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहा है, ताकि सीमा अपने आप पे लो फील ना करे, उसको लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन को मेरी जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन में मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये सीमा फील करे। मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, किसी एम्प्लॉय को इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। आप फॉर्मल कुछ कंप्लेन कर सकते हो आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हैरेसमेंट कंटिन्यूसली किया जा रहा है, तो अगर आप फॉर्मल कंप्लेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं उसको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ माई एथिकल एंड मॉरल ड्यूटी एज EDG, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ CPWD। ठीक है, तो मैं सीमा को ये सब चीज़ों से अवेयर करूँगा। साथ साथ में कंकरेंटली चीफ आर्किटेक्ट है, जो चीफ आर्किटेक्ट को मैं ये बोलूँगा कि आपका ये कंडक्ट है बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, आपका कंडक्ट है बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको प्रोफेशनल कंडक्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा। आपका आचरण कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको कोलैबोरेशन के साथ में, आपके सहयोगियों के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज है, वैल्यूज का पालन करना पड़ेगा। आपका जो बिहेवियर है सीमा के प्रति वो बिल्कुल इनटॉलरेबल है, कतई संस्था इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये क्लियरली मेरा रिस्पॉन्स इस सिचुएशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे सीमा के ऊपर है अब कि सीमा को फॉर्मल कंप्लेंट करना है या नहीं, या साथ में मिलके अब सिचुएशन को इनफॉर्मली उनको मीडिएट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ऐसे में भी अगर चीफ आर्किटेक्ट नहीं मानते तो सीमा आगे का कुछ एक्शन ले सकती है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में CPWD डिपार्टमेंट में ना आए, उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर कुछ लेंगे। क्या मेजर्स हो सकते हैं, तो एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस। किसी भी प्रकार का जो अगर हैरेसमेंट होता है तो इनके लिए एक एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी लाई जाए और किसी भी प्रकार के हैरेसमेंट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस। ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग, सबके सब एम्प्लॉय के लिए रेगुलर ट्रेनिंग होगी। रेगुलर ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा, वर्क प्लेस एथिक, वर्क प्लेस पे आपको क्या कैसे रहना है, कैसे काम करना है, वो उनको सिखाया जाएगा। उनको टीम स्पिरिट में कोलेजियलिटी, कोलेबोरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म, सबके पास से फीडबैक लिया जाएगा। टाइम टाइम पे फीडबैक लेते हो तो पता चलता है कौन पर्सन कितना काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन किसी को इंटरफेयर कर रहा है। परफॉर्मेंस रिव्यू, टाइम टाइम पे 6 मंथ या 1 ईयर, उसके बाद में परफॉर्मेंस रिव्यू होगा।
किसने कैसा काम किया, किसने किसी को हैरान किया, परेशान किया वगैरह सब कुछ, तो उनका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग वे में मेरा ये यहाँ पे रिस्पॉन्स भी होगा, प्रिवेंटिव मेजर होगा, और ऐसे पूरा का पूरा केस स्टडी को हम लिखेंगे। अब केस स्टडी में हमने शुरुआत में बात की थी इंट्रोडक्शन की। बहुत बार मैं यहाँ पे कंक्लूजन आपको नहीं लिखता हूँ पर बता देता हूँ, पर आज मैंने कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है। मैंने एक कंक्लूजन ऐसा पढ़ा था कि अगर आप कंक्लूजन देते हो, किसी टॉपर से मैंने सुना था, तो कि ट्राई करो कि किसी थिंकर को आप कोट करो। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है प्लेटो को कोट करने का। ठीक है, तो प्लेटो क्या बोल रहा है कि ट्रू जस्टिस अराइज व्हेन ईच पार्ट परफॉर्म इट्स प्रॉपर फंक्शंस वर्चुअसली। प्लेटो बोलते हैं कि ट्रू जस्टिस मतलब सही से न्याय कब आता है, तो कि जब हर एक जो परफॉर्मर है, जो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं और उनका जो काम है वो प्रॉपरली एंड वर्चुअसली अगर करते हैं, वर्चुअसली मतलब अच्छे नैतिकता से कर रहे हैं, तो ट्रू जस्टिस तभी आएगा। यहाँ पे एज ए एडीजी आपको अपना काम अगर आप सही से कर रहे हो, चीफ आर्किटेक्ट अपना काम सही से कर रहे हैं, सीमा अपना काम सही से कर रही है, बाकी एम्प्लॉइज अगर सही से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रू जस्टिस आने ही वाला है। ठीक है, ऐसा प्लेटो साहब बोलते हैं, प्लेटो जो थिंक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा केस स्टडी हम करेंगे और भी केस स्टडी के साथ में आएंगे। प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू।